नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। महत्वपूर्ण मुद्दे की शुभारंभ से पहले आप सबको धनतेरस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन की देवी लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद आपके परिवारजनों, मित्रों और शुभचिंतकों पर सदैव बना रहे। इन्हीं मनोकामनाओं के साथ मैं राकेश परमार पुनः आपको सादर प्रणाम करता हूं और परमपिता परमेश्वर से मनाता हूं कि माँ लक्ष्मी सदैव आपके घरों में वास करें, धन्वंतरी जी आपके दिलो दिमाग में निवास करें और आप निरोग, स्वस्थ और परिपूर्ण और संपूर्ण रहें। मित्रों, आज का विषय है कि जो आप 2-3 दिनों से देख रहे हैं, बिहार में जो बवाल हो रहा है और उस पर सदन के भीतर और सदन के बाहर जो सवाल हो रहा है, उससे सबसे ज्यादा खुश कौन होगा, सबसे ज्यादा लाभ किसको मिलेगी और अंदर ही अंदर कौन अगरा रहा होगा या इतरा रहा होगा। क्या क्या वाकया हुई है ये आपको बताने की जरूरत नहीं। मेन मीडिया से लेकर के सोशल मीडिया तक यह सर्वत्र विदित हो गया कि नीतीश कुमार ने जिस भौड़े प्रदर्शन से महिलाओं का अपमान किया, जिस बचकानी, मैं कहूँगा ऊंची और अश्लीलता का पराकाष्ठा करते हुए जो एक पवित्र रिश्ते को बदनाम किया, उसका कोई और उदाहरण सार्वजनिक मंच तो छोड़िए, गली नुक्कड़ पर भी नहीं देखने सुनने को मिला है। नीतीश कुमार ने उसको विधानसभा के अंदर कहा है, जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। उसके अगले दिन यह मामला और ठंडा पड़ता, नीतीश कुमार ने एक दलित वयोवृद्ध नेता, जो नीतीश कुमार से आयु में बड़े थे, नीतीश कुमार से राजनीतिक अनुभव में बड़े थे और हैसियत में भी बड़े थे। नीतीश कुमार वर्तमान मुख्यमंत्री हैं और वो उसी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मतलब नीतीश कुमार ने ना सिर्फ एक दलित नेता का अपमान किया, बल्कि संविधान का शपथ लिया हुआ एक बिहार के मुख्यमंत्री का भी अपमान किया है। हमारे भारतीय संस्कृति में बुजुर्गों का सम्मान लिखा है, बताया गया है, और कितना हो बड़ा से बड़ा कमीना आदमी हो, करप्ट आदमी हो, खराब आदमी हो, अपने बुजुर्गों का सम्मान वो करता आया है क्योंकि उसको वही बताया गया है। लेकिन नीतीश कुमार, जो कि सब चीज नाप तोल के बोलते हैं, अमूमन उनकी भाषा लड़खड़ाती नहीं है। इधर कुछ दिनों से उनके जुबान को क्या हो गया है, मैं चिंतित इस विषय पर हूं। मैं पहले ही दिन कहा था कि नीतीश कुमार ने जो महिला और पुरुष के बीच यौनाचार को व्यभिचार के तरह से प्रदर्शित किया है, वो जानबूझ के किया है, स्लिप ऑफ टंग नहीं था, क्योंकि वो उसके आड़ में उस बड़े विषय को खत्म करना चाहते थे, उसको बाहर से बाहर करना चाहते थे, जिससे यह साबित होता कि बिहार में करीब करीब 89 से अब तक पिछड़े वर्ग के और अपने ही वर्ग के लोगों के मुख्यमंत्री होने के बाद भी लगातार पिछड़ों की स्थिति में रोज रोज गिरावट क्यों आ रही है। 1989 में बिहार में पिछड़ी जाति का मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव बने, नीतीश कुमार उनके नायब थे। तब से लेकर के आज 2023 तक, मतलब करीब 34-35 साल में अब तक बिहार में जो 1989 में पिछड़ों की स्थिति थी, दलितों की स्थिति थी, अल्पसंख्यकों की स्थिति थी, उससे आज बदतर ही हुई है, खराबी हुई है। तो कोई आदमी विधानसभा के अंदर या विधानसभा के बाहर सार्वजनिक मीडिया पर, सोशल मीडिया पर या चौक चौराहे पर इस बात की चर्चा ना कर दे कि भाई नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव जिस डाटा को सार्वजनिक कर रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है। पिछले 34-35 साल से तो मुख्यमंत्री आप ही हैं, मतलब या तो लालू प्रसाद रहे हैं, नीतीश कुमार रहे हैं, या लालू जी की पत्नी रही है।
और उप मुख्यमंत्री भी आप स्वयं में रहे, अभी आपका बेटा है। तो इन सब विषयों पर बिहार वासियों को और देशवासियों को यह न पता चल जाए कि भाई 35 साल 34 साल तक लगातार सेवा, आप सेवा कहते हैं, मैं शासन कह रहा हूं, शासन करने के बाद भी अगर बिहार की दशा दिशा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई सुधार नहीं हुआ, तो क्या एक सुधार यह किया जाए कि आप लोगों को चुनाव के माध्यम से राजनीति से बाहर कर दिया जाए, तब जाकर के एक नई खून, नई जोश और नई पार्टी को मौका दिया जाए और देखा जाए कि क्या वो कोई सुधार कर पा रही है, कर पाने में कामयाबी हासिल कर रही है। यही एक व्यापक विषय पर बहस ना हो जाए, इसलिए नीतीश कुमार ने अश्लीलता भरे एक बयान दिया और वो उसमें कामयाब रहे, सारा फोकस उसी बयान पर हो गया। तब सवाल है कि जो उसके अगले दिन उन्होंने जीतनराम मांझी का अपमान किया, वो क्यों किया? क्या वो स्लिप ऑफ टंग था या उसके पीछे भी कोई राजनीतिक उद्देश्य था? मित्रों, नीतीश कुमार बिना उद्देश्य का कुछ नहीं करते। जीतनराम मांझी का अपमान करने के पीछे भी उनका उद्देश्य बहुत बड़ा है और बड़ा भयंकर है। नीतीश कुमार अमूमन बड़े अंदर के कईया आदमी है और वो जो सोचते हैं लोग वहां तक सोच नहीं पाते हैं जहां से नीतीश कुमार सोचना शुरू करते हैं। इसके पीछे की राज की भी चर्चा होगी, लेकिन मेरा विषय है कि इससे खुश कौन होगा। मित्रों, स्वाभाविक तौर में अगर बात देखा जाए तो नेक्स्ट आदमी बेनिफिशियर होता है। जब पुलिस कोई मर्डर की जांच करती है तो सबसे पहले एक ही बिंदु पर विचार करती है कि इसके मरने से सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है। फिर जिसको फायदा हो रहा है वो उसको टटोलती है, उसको पकड़ती है और उसको बढ़िया से जांच पड़ताल करती है ताकि कहीं मारने में इसका हाथ तो नहीं, क्योंकि उसके मरने से सबसे पहले और सबसे ज्यादा इसी को फायदा हो रहा है। तो राजनीति में भी यही है कि नीतीश कुमार के बहकने और यह बदनाम हो चुके कि भाई नीतीश कुमार अब राजनीति के लायक नहीं रहे हैं, क्योंकि उनका जबान लड़खड़ा रहा है, वो खुद लड़खड़ा रहे हैं। उनकी राजनीति तो कब की लड़खड़ाई हुई है, पता न कौन सा मुंगा दान करके आए हैं कि अब तक मुख्यमंत्री के सीट पर काबिज है। वह एक शोध का विषय है, शोधार्थी उस पर शोध करेंगे। मैं तो यही कहूंगा कि जरूर उन्होंने कोई बहुत बड़ा पुण्य पिछले जन्म में किया था, इस जन्म में तो सिर्फ पाप ही पाप किया है। ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे उनको इस आसन पर आने दिया जाना चाहिए। खैर, तो तत्कालिक लाभ तो यह दिख रहा है कि अगर नीतीश कुमार हटते हैं, जिसकी स्लॉट लालू प्रसाद यादव ने तैयार कर दिया है, और नीतीश कुमार को समर्थन देने के पहले जो शर्त लालू प्रसाद ने रखा था वो ये रखा था कि आप थोड़े दिन बने रहिए और आप जाइए दिल्ली की राजनीति कीजिए, विपक्ष को एक कीजिए और मोदी के विरुद्ध लामबंदी करिए, यहां मेरे बेटे को दे दीजिए। नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी से पिंड छुड़ाना था, उनकी खुद की छटपटाहट थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके वो 30-35 सीट जीत गए थे। अगर अकेले लड़े होते बिना भाजपा का आशीर्वाद के तो वो भी सीट नहीं जीत पाते, क्योंकि एक मामूली लड़का नीतीश कुमार के सामने चिराग पासवान मामूली ही है। हाँ, रामविलास जी बेशक उनके बराबर के नेता थे, लेकिन चिराग रामविलास पासवान के आशीर्वाद के बगैर लड़ा था। रामविलास जी नहीं थे, वो दिवंगत हो गए थे। यह दुखद ध्यान था, लेकिन सच्चाई यह है कि रामविलास जी नहीं रहे। अकेले चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की हैसियत बता दी और देशवासियों को यह बता दिया कि नीतीश कुमार कुछ नहीं है, मैं अकेला उनको हरा सकता हूं। अगर भाजपा हमारा साथ दे देती तो नीतीश कुमार के सारे लोगों का जमानत जब्त हो जाता। तो इन सब परिदृश्यों को देख करके उनको लग रहा था कि भाई किसी तरह से इस जंजाल से मुक्त किया जाए और लालू जी के शरण में जाया जाए। वो गए और सभी शर्तों को माना। ये जो केंद्र सरकार के विरुद्ध इंडी गठबंधन बना है, उनको यह उम्मीद था कि इस गठबंधन में उनको कोई सम्मानजनक स्थिति मिलेगी। शायद इस गठबंधन के संयोजक का पद मिल जाए, प्रधानमंत्री का दावेदारी मिल जाए या नेता का पद मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सुना यह जा रहा था कि नीतीश कुमार को तो उचित सम्मान भी नहीं मिला, कुर्सी भी नजदीक की नहीं मिली, वो दूर दूर तक बैठे रहे। जैसे हम सब लोग जाते हैं किसी बड़े नेताओं के कार्यक्रम में तो कहीं पर लेकर के कुर्सी बैठ जाते हैं जहां खाली होता है। हमारे लिए कोई कुर्सी खाली करके रखी नहीं जाती है। जब कार्यक्रम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का स्तर का हो तो हमारे नाम की तख्ती नहीं लगी होती है कि ये राकेश परमार बैठेंगे।
जो नजदीकी कुर्सी बढ़िया मिली वहीं बैठ जाते हैं और अंत तक डरे रहते कि कोई हमसे सीनियर ना आ जाए, नहीं तो उठना पड़ेगा। और कार्यक्रम में मन नहीं लगता, मन इसी में लगता कि यार कोई हमसे बड़ा मत आ जाए, जिसके मेरे, चूंकि हम लोग संस्कारी लोग हैं, हमारा संस्कार है कि कोई सीनियर आएगा तो हम उठ जाएंगे, उसको बैठाएंगे। तो यही दुआ करते थे कि जब तक हम बैठे हैं कोई सीनियर ना आ जाए। नीतीश कुमार की हाल भी यही थी। इंडी गठबंधन में वो सीट पर बैठने के बाद डर ही रहते कि कोई उठने को ना कहा दे। उस समय का फ्रस्ट्रेशन और नीतीश कुमार का निजी राजनीतिक राइवलरी उनको इस स्तर पर लाई है। हालांकि मैं संस्कारी आदमी हूं, जो बिहार के राजनीति में रहने वाले लोग यह कह रहे हैं कि यह गांजा का असर है कि गांजा का असर है, मैं यह नहीं कह रहा, क्योंकि गांजा और गांजा का इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। गांजा गांजा है और गांजा गांजा है। नीतीश कुमार के इस फायदे से लालू प्रसाद अगर ये सोच रहे होंगे कि उनको फायदा है, तो वो नीतीश कुमार को अभी तक पहचाने नहीं। हमारे बिहार में कहावत है, पूर्वांचल मतलब भोजपुरिया पूर्वांचल में एक कहावत है कि ना खेलम ना खेले दे, खेले हुए बिगाड़ दे। मतलब इसका हिंदी में हुआ कि ना खेलूंगा ना खेलने दूंगा, खेल का ही तहस नहस कर दूंगा। यह सब पहली बार नीतीश कुमार ने ईजाद किया था और यह नीतीश कुमार के नाम से ही मशहूर है। नीतीश कुमार एक ऐसे प्राणी हैं कि अगर वो नहीं खेलेंगे तो आपको भी नहीं खेलने देंगे, खेल का सत्यानाश कर देंगे। लालू प्रसाद के बेटे को वो यही करके मानेंगे, क्योंकि जब पिछले बार पत्रकारों ने पूछा था तो उन्होंने बड़ा साफ शब्दों में कहा कि अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी होंगे। मतलब इस कार्यकाल तक ओपनिंग नहीं है, उसके बाद वाला में होगा। मतलब ये जो 2025 तक का कार्यकाल है उसमें मैं ही मुख्यमंत्री रहूंगा। तेजस्वी और तेज प्रताप अगले विषय में सोचे, तो वो ऑलरेडी कह चुके हैं, इसमें कोई स्कोप बनता नहीं है। राम मोदी जी का, उन मोदी जी के खुश होने की स्थिति बनती नजर नहीं आ रही है। और अगर मोदी खुश हो रहे हैं तो न सिर्फ बिहार बल्कि देश भर के लोगों की बदनामी लेंगे और इससे मोदी की जगहसाई होगी। क्योंकि नीतीश कुमार और मोदी का गठबंधन अब ना तो बिहार वासी देखना चाहता है न देशवासी देखना चाहता है। अगर नीतीश कुमार के साथ मोदी का गठबंधन हुआ, मतलब लोग ये समझ जाएंगे कि मोदी और शाह की जोड़ी इन केन प्रकेट सत्ता के लिए बनी है, सत्ता के बगैर वो सोच भी नहीं सकते। तो मुझे नहीं लग रहा कि जब मुझ जैसा साधारण आदमी इतनी गंभीर बात को समझ सकता है, तो राजनीति के पुरोधा कहे जाने वाले और चाणक्य कहे जाने वाले मोदी और शाह क्यों नहीं समझ पा रहे होंगे। तब अंत की स्थिति यह है कि इन दो लोगों में फूट पड़ेगी और आदमी पुनः चुनाव के तरफ जाने के प्रयास करेगा। और अगर इस टाइम चुनाव हो जाता है तो ना तो लालू की लालटेन दिखेगी और न ही नीतीश की तीर चलेगी, तो सिर्फ कमल ही चलेगी, क्योंकि मामला उसी तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के इस टाइम स्वर्णिम समय चल रहा है। दुनिया भर में जो भारतीय वर्तमान नेतृत्व का वर्चस्व सर चढ़ करके दुनिया के नेताओं के साथ बोल रहा है, वो और भारत में जो माहौल बन रहा है, उससे बिहार में भी परिवर्तन होगा अगर नरेंद्र मोदी जातीय और वोट की रानी से छोड़ करके सक्षम राजनीति को वहां पर इंडोर्स करें। लेकिन जब नीतीश कुमार से सांठगांठ हुआ था, मैं उसको सांठगांठ कहूंगा, और सरकार में साझेदारी आई थी, तो वो दो बड़े बुजुर्गों और करीब करीब नकारे जा चुके लोगों को वोट बैंक के वजह से उप मुख्यमंत्री बनाया था। एक महिला थी और एक पुरुष थे, दोनों अपने शारीरिक अवस्था और उम्र के हिसाब से सक्रिय नहीं थे। लेकिन बिहार में ही बहुत सारे नौजवानों की फौज थी जिनको नीतीश कुमार के नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री बना करके अनुभव दे सकते थे और बिहार में अपना राजनीतिक वजूद और वर्चस्व बनाने का मौका दे सकते थे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि नरेंद्र मोदी भी वोट बैंक से आगे सोचते नहीं है। उनको राजनीतिक सोच से परहेज है, वो सिर्फ वोट बैंक के इर्द गिर्द ही विचार करते हैं और उसी के विरुद्ध परिक्रमा करते हैं। अगर अभी भी उन्होंने यही परिपाटी अपनाया तो वो उनको खुश होने का अवसर नहीं मिलेगा। मित्रों, नीतीश कुमार की जुबान, शारीरिक अवस्था
मन के अंदर और बाहर की द्वंद्व, यह सब एक साथ नीतीश पर दबाव बना रही है कि नीतीश जी अब आप कहीं के नहीं रहे, दिल्ली में आपके लिए कोई स्थान है नहीं और बिहार में मिले हुए स्थान को आप बरकरार नहीं रख पा रहे। तो बेहतर ये होगा कि जैसे हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि चौथापन निर्काणन जाहि, और नहीं तो कथा है कि चौथापन निर्काणन जाहि। मतलब कहा जाता है कि चौथापन में राजा को वनगमन कर देना चाहिए, संन्यास ले लेना चाहिए। चौथापन निर्काणन जाहि, और नहीं तो चौथापन निर्काणन जाहि। काणन मतलब कूटे जाएंगे। तो इसकी पहले की राजनीतिक कुटाई आपकी हो, आपको संन्यास के तरफ विचार करना चाहिए और नौजवानों को सत्ता दे देनी चाहिए। लेकिन मुझे मालूम है, मैं आपको बहुत बढ़िया से जानता हूँ, निजी तौर पर भी और सार्वजनिक तौर पर भी, आप इतनी आसानी से देने वाले हैं नहीं। आपको अपदस्थी करना पड़ेगा, आपसे छीनना ही पड़ेगा, और बिहार की जनता छीनने में निपुण है। अच्छों से छीन ली तो आपकी क्या औकात है। खैर, इन हालिया एपिसोडों से मुझे नहीं लग रहा है कि ना तो लालू खुश होना चाहिए ना ही मोदी। हाँ, बिहार की जनता को जरूर खुश होना चाहिए कि जो 30-35 साल से उसके सर पर एक ग्रहण था, अब वो खत्म होने वाला है और नया खून, फ्रेश राजनीति आपको मिलने वाली है। वो कौन होगा मैं नहीं जानता, लेकिन जो होगा वो नीतीश से बेहतर ही होगा। इन्हीं उम्मीद के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।